हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है अध्याय 2, यानी कि देखिए अध्याय अगर आप 1 नहीं पढ़े हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, तो जाके वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है कि पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। तो देखिए इस चैप्टर से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए इस चैप्टर में लिखा है कि पूर्ण संख्याएं यानी संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए आपको यानी पहले चैप्टर में मैंने बताया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी कि जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि स्टार्ट होती है। जैसे कि देखिए पूर्ण संख्या के बारे में जैसे कि मैं बता दूं कि पूर्ण संख्या यानी कि देखिए प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाती है, इन्फानाइट यानी कि अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिसमें हम लोग 0 को सम्मिलित कर लें, यानी कि हमारी 0। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखिए ये पूर्ण संख्या के बारे में हो गया। अब उसके बाद आपके चैप्टर में देखिए 4 आधारभूत संक्रियाएं लिखा हुआ है। तो देखिए 4 आधारभूत संक्रियाएं क्या है, यानी कि आपके चैप्टर में दिया है 4 आधारभूत संक्रियाएं दिया है, संक्रियाएं। तो देखिए 4 आधारभूत संक्रियाएं आपकी कौन कौन सी हैं। तो देखिए आप यानी कि 4 आधारभूत संक्रियाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। यही हमारी क्या है, 4 आधारभूत संक्रियाएं यानी कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है हमारे। ये 4 ऑपरेशंस इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें संवर्णक नियम, यानी कि संवर्णक नियम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इस नियम में क्या है, इसको मिटा लेते हैं। अगर इस नियम में अगर हम लोग देखें तो देखिए इस नियम में यानी कि देखिए अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 3 तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 4 + 3 ले रहा हूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखिए संवर्णक नियम क्या होता है, संवर्णक नियम ये होता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या से जोड़ा जाए तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आती है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, और 3 भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के आप बारे में हम बता दिए थे कि जो 0 से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि देखिए अब देखिए पूर्ण संख्या बोलिए या तो पूर्णांक बोलिए, यानी कि जो भी पूर्णांक अगर इस पूर्णांक को जोड़ दिया जाए तो हमारी हमेशा पूर्णांक ही संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, आप देखिए पूर्णांक संख्या यानी कि माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए अगर पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ऐड करने पर क्या आया, पूर्णांक ही आया। देखिए पूर्णांक तो माइनस प्लस भी होता है। तो अगर माइनस में अगर 3 लिख लिया जाए, प्लस का 2 लिख लिया जाए तो हमारा आंसर माइनस का 1 आएगा। तो देखिए अगर पूर्णांक को भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमारी हमेशा क्या आएगी, पूर्णांक ही आएगी। तो देखिए इसमें ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर संवर्णक नियम में क्या है कि किसी भी पूर्णांक में अगर जोड़ा जाए तो हमेशा वो क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। तो अब हम लोग चलिए दूसरे नियम को देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि देखिए क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम विनिमय नियम के बारे में। क्रम विनिमय नियम के बारे में इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको हम लोग देख लें तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अगर नंबर की बात कर लें हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 3 + 4, मैंने अगर नंबर लिख लिया तो देखिए ये 3 + 4 लिखा है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 + 3 भी लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि देखिए इसको जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। तो यही क्रम विनिमय नियम में होता है कि अगर ये 3 + 4 है तो इसको 4 + 3 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया जोड़ में, जोड़ के लिए हो गया, ठीक है, जोड़ के लिए, जोड़ के लिए। अगर गुणा के लिए अगर बात करें, गुणा के लिए, तो देखिए गुणा के लिए कैसे होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। देखिए अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 4 में करूँ, यानी कि 3 का गुणा 4 में करूँ या 4 का गुणा 3 में करूँ, तब भी देखिए 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और इधर 4 का 3 में करेंगे तो तब भी आएगा 12। तो इससे ये समझ में आता है कि हम लोग अगर क्रम विनिमय नियम में क्या है कि अगर 3 + 4 कर रहे हैं या 4 + 3 कर रहे हैं तभी मान सेम आ रहा है, यानी कि इसमें भी देख लीजिए गुणा में, यानी 3 × 4 कर रहे हैं या 4 × 3 कर रहे हैं तभी मान हम लोग का बराबर आ रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग साहचर्य नियम को देखते हैं। तो देखिए साहचर्य नियम में मैं आपको बता दूँ, तो देखिए इसको जोड़ रहने दीजिए। साहचर्य नियम आपके अरिहंत बुक से ही सारा इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। तो नियम यानी कि साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे अगर कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर 2 + 5 अगर मैं ले लूँ 8 ले लूँ, तो देखिए अगर इस नंबर को जोड़ा गया है तो आप इस तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं, 2 + 5 और प्लस का इधर इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं और इसको बाहर कर सकते हैं। यानी कि देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर ये 2 + 5 + 8 यानी कि इसको ब्रैकेट में किया गया है, तो अगर 2 + 5 को ब्रैकेट में करके अगर +8 कर देंगे तभी मान सेम आएगा। अगर इसको हम लोग हटा के देख लेते हैं ब्रैकेट, तो 2 + 5 + 8 इसको लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं 2 + 5 + 8। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, यानी कि 5 × 7 = 8 15 कितना आएगा, यानी कि 8 × 10 = 5 15, यानी कि ये 15 आया। तो यानी दोनों का मान कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ऐसे ही हम लोग अगर गुणा में बात कर लें, तो देखिए अगर गुणा में ही अगर इसी नंबर को ले लेते हैं, जैसे कि 2 × 5 और × 8। अब देखिए इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे कि एक को ब्रैकेट में मैं बना लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसको हम ब्रैकेट में बना ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट में बना ले रहे हैं और इसको आगे अगर मैं एग्जांपल में इधर मैं लिख लेता हूँ 2 × 5, इसको ब्रैकेट में बना लेता हूँ और इसको × 8 कर लेता हूँ, तब भी इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि दोनों का मान सेम आएगा। तो देखिए अगर इसको हम लोग 2 × 5 पहले कर लिए और × 8 कर लिए तब भी मान उतना ही आएगा। गुणा करके देख लीजिए, 8 × 5 = 40 और 2 यानी कि 40 दूना के 80 आएगा। देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, 2 × 5 अगर सबको गुणा कर लें तो कितना आएगा, देखिए 2 × 5 और × 8। तो देखिए 8 × 5 = 40 दूना के 80, यानी कि कितना आ गया 80, ये भी 80 आ जाएगा। तो यानी कि मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये यानी साहचर्य नियम यही है कि अगर इस चीज़ को अगर हम लोग जोड़ में समझें और गुणा में समझें तो देख लीजिए इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद चलिए हम लोग आपके बुक में अगला नियम है जो कि बंटन नियम, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बंटन नियम क्या होता है, इसको बंटन नियम बोलते हैं, बंटन नियम, बंटन नियम। देखिए बंटन नियम में क्या होता है कि जैसे अगर कोई मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि गुणा में ही अगर मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए अगर 3 मल्टीप्लाई अगर कोई भी यहाँ पे मैं प्लस में ले लेता हूँ, जैसे 6 + 5 मैंने ये ले लिया है नंबर। तो देखिए अगर इस नंबर को देखिए बंटन नियम में यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट इससे करते हैं, इसका इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 6 एक साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ फिर प्लस और फिर इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ, यानी कि 3 × 5। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको लिख लेते हैं, यानी कि 3 का गुणा 6 में करेंगे और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि 3 × 6 और प्लस का 3 × 5 इस तरीके से लिख के तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 के 18 और प्लस 5 से 15, तो इस तरीके से ये इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये है आपका बंटन नियम। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए अगला टॉपिक को हम लोग देखेंगे
तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकाई तत्व, यानी कि इकाई तत्व। देखिए हो सकता है आप इसको पहली बार सुन रहे हो, तो आपके ये बुक में दिया है इकाई तत्व, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो देखिए इकाई तत्व क्या होता है। इकाई तत्व का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका किसी में जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसी संख्याएं दो ही होती हैं, जैसे कि एक, यानी कि एक जीरो और एक होती है। यानी ऐसी वो संख्याएं कौन सी होती हैं, केवल दो ही होती हैं, एक जीरो होती है और एक होती है। तो देखिए इसके कुछ मैं जैसे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक ऐसे मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 3+0 ले लिया, तो 3+0 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर अगर 3 में अगर -0 कर दें तब भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखिए ये जीरो क्या है, हमारा इकाई तत्व यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, यानी कि देखिए इसमें मान में परिवर्तन कोई नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर एक की बात करूं तो देखिए एक में अगर किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 3 ले लीजिए, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 ही आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो 4 ही आ रहा है, यानी कि कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आ रहा है। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, कोई मान में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो एक भी हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको बोलते हैं इकाई तत्व है। तो इकाई तत्व से आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब जीरो की बात कर लें। देखिए अगर अब एक बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी संख्या में जीरो से अगर गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या आता है, जीरो। ये सबको पता होगा कि किसी भी संख्या में जीरो से अगर गुणा किया जाए तो वो जीरो आता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए, तो जीरो में किसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो वो भी मान, इसका मान क्या आता है, जीरो। इसका मान क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन देखिए अगर किसी भी संख्या में, जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने 5 ले लिया, अगर इसको जीरो से भाग करेंगे तो इसका मान यानी कि अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड आता है। ये आपको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि नॉट डिफाइंड आता है, इसका मान नॉट डिफाइंड आता है। ये अर्थहीन यानी कि नॉट डिफाइंड यानी कि अर्थहीन आता है, यानी कि इसका मान नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इकाई तत्वों के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर इकाई तत्व अगर जो संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो संख्या है जीरो। अगर गुणा कर दिया जाए इस किसी भी संख्या में तो उसमें मान में परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वो संख्या है 1। तो इस तरीके से यानी इकाई तत्वों का आप समझ गए। तो देखिए अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जीरो के बारे में, तो देखिए अगर किसी के पावर जैसे 5 है, इसके पावर मैंने 0 रख लिया तो इसका मान 1 आता है। किसी के पावर x रख लीजिए, इसके पावर अगर 0 लिख लेंगे तो इसका भी मान 1 आता है, यानी किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 आएगा। अब देखिए इसके बाद अगर मैं बताऊं कि किसी के पावर अगर 1 लिया जाए, यानी किसी के पावर जैसे कि मान लीजिए मैं 2 को ले रहा हूँ, यानी 2 के पावर अगर 1 कर दिया जाए तो इसका भी मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि देखिए 1 अगर लिया जा रहा है तो वही माना जा रहा है। तो अगर 5 लेंगे, अगर इसके पावर 1 रख लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, यानी कि 5 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ इकाई तत्व के बारे में था। तो अब चलिए हम लोग अब आपके बुक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग इस चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपके बुक से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखिए इस बुक से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि देख लीजिए इसमें आपके बुक में क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या आएगा। देखिए आपके जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए इसमें बोल रहा है -1, यानी इस पहले क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन, -1 का गुणा
100 बार गुणा किया जाए, यानी कि कह रहा है कि 100 बार गुणा किया जाए, -1 से 100 बार गुणा किया जाए। तो यानी -1 को 100 बार इधर लिखिए, या तो 100 बार लिखने का मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 100 बार गुणा करने का मतलब 100 बार पावर लिख लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 को 5 बार गुणा करिए, तो 2 के पावर 5 लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बोला है कि -1, यानी कि -1 को -1 से 100 बार गुणा करिए, तो इसको हम 100 यानी कि पावर इसकी 100 बना लिए। तो अब देखिए ये 0 यानी -1 के पावर इसकी अगर कुछ नहीं है तो 1 पावर होती है, तो अगर इसको गुणा करेंगे तो देखिए जब भी अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -1 के पावर अगर देखा जाए तो 1 + 100 यानी कि कितनी पावर हो जाएगी, -1 के पावर -101 हो जाएगी। तो देखिए जब -1 है, अगर इसकी पावर यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसकी पावर विषम संख्या है, तो हमेशा माइनस में आंसर आता है, तो इसका -1 आ जाएगा। अगर वो संख्या प्लस में हो, तो अगर ये संख्या प्लस में हो, जैसे -1 के पावर अगर ये सम संख्या हो, यानी कि सम संख्या हो, यानी उसकी पावर सम संख्या हो, तो ये आंसर प्लस में आता है, यानी कि +1 आ जाता। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको लोग समझा देता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 का अगर पावर अगर -2 के पावर अगर मैंने 2 लिया है, तो अगर इसका देखिए यानी कि ये 2 क्या है, यानी कि सम संख्या है। मैंने इसका एग्जांपल लेके अगर आपको समझा रहा हूँ, ये सम संख्या है, तो देखिए -2 को अगर 2 बार पावर है तो -2 गुणे -2 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, और 2 का 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर यही चीज़ें अगर -2 के पावर 3 हो, -2 के पावर 3 हो, तो देखिए यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई, यानी विषम संख्या हो गई। इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो देखिए अगर इस विषम संख्या अगर -2 के पावर विषम संख्या हो तो माइनस में आता है। कैसे आता है, देखिए -2 को हम लोग -2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 पावर है तो हम लोग इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो देखिए -2, तो देखिए माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का 2 मतलब प्लस आ जाएगा, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो यानी कि 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना के 8, यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर पावर अगर विषम हो तो उसका आंसर माइनस में आएगा, अगर पावर सम हो तो उसका प्लस में आएगा। यहाँ पे आपको दिखा दिया एग्जांपल से, तो ये समझ गए होंगे आप। तो देख लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें आपको दिया है कि दूसरा ऑप्शन, तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन होगा यानी कि बी, इसमें आपका सही होगा। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।